Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. डियर, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, है ना, कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस जो कि किसी कॉलम पे लगता है इसेंट्रिक लोडिंग के कंडीशन में कॉम्बिनेशन वाला केस आता है। तो ये सब ऑलरेडी जो है वो डिस्कस हो चुका है। प्रीवियस लेक्चर में एक बात और भी डिस्कस किए थे डियर स्टूडेंट, कि उसमें 3 केस लिए थे, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में आपका था कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग का जो समेशन होता है वो एक्चुअली में होता है रिजल्टेंट का वैल्यू। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू यदि बेंडिंग से ग्रेटर होगा तो उस कंडीशन में जो भी कॉलम में होगा वो ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, लेकिन ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। यदि डायरेक्ट का वैल्यू बेंडिंग के केस 2 में देखे थे, डायरेक्ट का यदि बेंडिंग के बराबर होगा तो उस कंडीशन में मैक्सिमम का वैल्यू कंप्रेसिव होगा, मिनिमम का वैल्यू 0 होगा। लेकिन केस 3 जो कि वर्स कंडीशन था, जो कि फेल्योर कंडीशन था किसी भी कॉलम के लिए, है ना, किसी भी कॉलम के लिए, जनरली वैसा कॉलम जो कि आपका कंक्रीट का बना हुआ है। ऐसे भी कॉलम का जब हम बात करते हैं ना तो कॉलम दिमाग में कंक्रीट का ही आता है, जनरली जो है कंक्रीट का ही कॉलम होता भी है, सीमेंट कंक्रीट। तो कंक्रीट का कॉलम जो है वो जो भी कॉलम होता है वो किस में वीक होता है, टेंशन में वीक होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कॉलम में कहीं भी कंबाइंड स्ट्रेस की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट ना हो। लेकिन केस 3 में जो हो रहा था उसमें आपका, जिसमें था कि डायरेक्ट स्ट्रेस लेस देन बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस लेस देन बेंडिंग स्ट्रेस, उस कंडीशन में हम देखें कि मिनिमम स्ट्रेस का वैल्यू में, यानी रिजल्टेंट का जो वैल्यू था उसमें आपका एक मिनिमम और एक मैक्सिमम होता है। तो मिनिमम में नेगेटिव वैल्यू आता है, और नेगेटिव वैल्यू आने का मीनिंग हुआ कि टेंसाइल स्ट्रेस हो रहा है। मिनिमम नेगेटिव आने का मतलब हुआ टेंसाइल स्ट्रेस कॉलम में जनरेट हो रहा है। और यदि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से, जिसमें डायरेक्ट और बेंडिंग होता है, यदि टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा तो कॉलम का फेल्योर कंडीशन होगा। कॉलम जो है वो फिक्स जहाँ पे किया हुआ वहाँ से उखड़ने का चांसेस हो सकता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो फेल्योर कंडीशन बिल्कुल भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है किसी भी कॉलम मटेरियल के लिए, किसी भी कॉलम के लिए, है ना। तो इस लेक्चर में एक्चुअली में जो अभी देखेंगे वो देखेंगे, ये सब प्रीवियस लेक्चर का रिकैप था। इस लेक्चर में एक्चुअली में मिडिल थर्ड रूल और इसके आगे आने वाले लेक्चर में मिडिल क्वार्टर रूल। मिडिल क्वार्टर रूल का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कॉलम के लिए होता है, और मिडिल थर्ड रूल जो है वो आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कॉलम के लिए होता है। तो मिडिल थर्ड रूल इसका नाम है। इसी में हम लोग कोर और एक कर्नल फाइंड करेंगे। कोर और कर्नल एक वैसा रीजन है जिस रीजन में या जिस रीजन के अंदर यदि लोड को अप्लाई किया जाए तो कॉलम में कभी भी जो आपका है वो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। मतलब नो टेंशन कंडीशन, नो टेंशन कंडीशन जिस रीजन में मिलता है ना, कॉलम के क्रॉस सेक्शन का जिस रीजन में नो टेंशन कंडीशन मिलता है तो उसी रीजन को कोर और कर्नल बोला जाता है डियर स्टूडेंट। उसी रीजन को द रीजन वेयर नो टेंशन कंडीशंस ऑब्टेन, या वेयर देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस, वेयर देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस, तो उसी रीजन को बोलते हैं कोर एंड कर्नल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। इसमें हम लोग देखेंगे मिडिल थर्ड रूल, है ना। मिडिल, इसका नाम है, याद रखेंगे, मिडिल थर्ड रूल, मिडिल थर्ड रूल फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शंस। मिडिल थर्ड रूल फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शंस। एक रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए मिडिल थर्ड रूल इसमें देखेंगे। देखिए, नो टेंशन कंडीशन आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ हम स्टेटमेंट यहां पे लिखते हैं। जनरली द कंक्रीट कॉलम्स आर वीक, है ना, आर वीक in tension, are weak in tension, so we must have to have to
apply, we must have to apply the loads at that region where no tensile stress occurs. That region is called core and kernel. That region is called core and kernel for any क्रॉस सेक्शन. कोई भी क्रॉस सेक्शन के लिए उस रीजन को क्या बोला जाता है? कोर एंड कर्नल. देखिए क्या करना होगा जब टेंशन में, तो आपको लोड जो अप्लाई करना है दैट रीजन वेयर नो टेंशन स्ट्रेस अकर्स. जिस रीजन में टेंशन स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस अकर नहीं होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड कोर एंड कर्नल. डियर स्टूडेंट, तो ये जो है केस 3 है. प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखें. तो केस 3 में ये चीज आया था. तो नो टेंशन कंडीशन क्या है? दैट इज अब जरा समझिए, नो टेंशन कंडीशन का मतलब क्या हुआ? केस 3 हुआ. यानी कि नो टेंशन कंडीशन का मतलब हुआ कि डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू होना पड़ेगा बेंडिंग स्ट्रेस से. डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू होना पड़ेगा बेंडिंग स्ट्रेस से. यदि इस तरह से होगा तभी नो टेंशन कंडीशन कहा जाएगा, तभी नो टेंशन कंडीशन कहा जाएगा. ठीक है, तो चलिए एक हम यहाँ पे अब कंसीडर करते हैं. एक आपका रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, एक कॉलम है. जैसे देखिए ये कॉलम है, थोड़ा समझिए, ये कॉलम है आपका, है ना, इस तरीके से ये कॉलम है. और ये कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन कैसा है? तो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का कॉलम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का. अब ये जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का कॉलम है, ऑब्वियस है कि इस कॉलम का क्या होगा? एक होगा आपका एक्स एक्सिस और एक होगा वाई एक्सिस होगा. एक्स होगा, अरे क्या होगा? वाई एक्सिस होगा. ये 0 हो गया. अब इसमें जो है ना वो लोड अप्लाई यहाँ पे किया गया है. सपोज देखिए यहाँ पे पी अमाउंट का क्या अप्लाई किया गया है? लोड अप्लाई किया गया है, जिसका डिस्टेंस जो है ना वो ई डिस्टेंस पे है, इसेंट्रिक डिस्टेंस पे. प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ें देखें. तो यदि इस क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करें, इस क्रॉस सेक्शन को, तो क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बड़ा सा डायग्राम से. ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया, है ना, ये क्रॉस सेक्शन हो गया. अब ये क्रॉस सेक्शन में सपोज कीजिए ये जो है ये बी है आपका, और ये जो है ये आपका क्या है? डी है. तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. और लोड जो अप्लाई किया गया है ना, कहीं यहीं पे एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे पी अमाउंट का लोड अप्लाई किया गया है, इस तरह से है. ठीक है, इसेंट्रिक डिस्टेंस ई पे. तो अब डायरेक्ट ये कंडीशन होता है. तो जरा इसी कंडीशन को अब हम आगे बढ़ाएं तो क्या होगा? डायरेक्ट का वैल्यू, डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा? तो डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू लोड अपॉन एरिया, और लोड अपॉन एरिया ए यानी कि लोड अपॉन ए होगा, एरिया ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी नो टेंशन आएगा. बेंडिंग का क्या होता है फॉर्मूला? आप जानते हैं, एम वाई अपॉन होता है आई. एम वाई अपॉन क्या होता है? आई होता है. ये बेंडिंग का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ से देखिए क्या क्या निकल करके आएगा डियर. यहाँ से आपका P अपॉन ए हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एम का वैल्यू. आप एम का वैल्यू प्रीवियस लेक्चर जरूर आप देखें. एम का वैल्यू क्या होता है? P इंटू ई होता है ना. y का वैल्यू कितना होगा? तो y का वैल्यू देखिए, वाई से जो है वो वाई से वो कितना डिस्टेंस पे है ना, क्योंकि इसके अबाउट यहाँ पे लोड लगा है, ऑब्वियस है. अब सोचिए यहाँ पे लोड लगा इस तरीके से, किसके अबाउट मूवमेंट करेगा? वाई के अबाउट मूवमेंट करेगा. इसलिए वाई का वैल्यू जो होगा वो b/2 होगा. यदि x के अबाउट मूवमेंट करता यानी यहाँ लोड लगता, वाई एक्सिस पे यदि लोड लगता तो x के अबाउट मूवमेंट करता, तो y का वैल्यू d/2 होता, लेकिन यहाँ b/2 होगा, डिवाइडेड बाय i का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई के अबाउट लेना है. यहाँ पे वाई के अबाउट, इस केस में वाई के अबाउट होगा. तो वाई के अबाउट कितना होगा? वाई के अबाउट होगा db³ अपॉन 12 होगा. तो यहाँ से देखिए और भी इसको हम सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा? तो यहाँ से देखिए आप
एक चीज और भी कर सकते हैं कि एरिया के जगह पे जो है ना, एरिया कितना होगा इसका, b इंटू डी होगा, तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं डियर। देखिए b इंटू डी, और एक d यहाँ से कट हो गया, एक b यहाँ से कट हो गया, है ना, और एक b आपका यहाँ से कट हो गया, तो एक b बचेगा। यहाँ से 2 इंटू 6 ये कट हो गया, p से p भी आपका कट हो जाएगा। बच क्या जाएगा, तो बचेगा आपका, इधर तो सारा कट हो गया ना, 1 हो जाएगा, है ना। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो 6 है ऊपर चला जाएगा तो 6e हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, तो डिवाइडेड बाय आपका एक b बचेगा डियर, इतना बचेगा। यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6e बाई ई इसेंट्रिक डिस्टेंस है, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। यहाँ से देखिए अब रिजल्ट जो है वो क्लियरली आपको पता चल रहा है। ई का यदि हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इधर b/6 हो जाएगा, b/6 ग्रेटर देन इक्वल टू ई हो जाएगा। ये देखिए ब्यूटीफुल सा रिजल्ट, कितना बढ़िया सा। ई का वैल्यू जो है, ध्यान से देखिए, ई का वैल्यू यदि ई को हम बोले, आप इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, ई लेस देन इक्वल टू b/6। क्या गलत होगा क्या, एक ही चीज है ना। ई जो इसेंट्रिक डिस्टेंस है वो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू b/6। और इसेंट्रिक डिस्टेंस कहाँ से लिए हैं, तो इसेंट्रिक डिस्टेंस कहीं ना कहीं ऑरिजिन से लिए हैं। मान लीजिए इसको O माने तो O से लिए है ना, तो यहाँ से E का वैल्यू जो है वो b/6 होना चाहिए। ये आपका B है तो b/6 ये पूरा B है तो b/6। अब यहाँ से मेजर किए हैं ना, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो b/6। यदि इस रीजन में इसको फॉलो करते हुए एक रीजन यहाँ से बना दे, वही कोर और कर्नल कहलाएगा। और उस रीजन में कहीं भी आपका P अमाउंट का लोड यदि अप्लाई किया जाएगा कॉलम के ऊपर, तो वो टेंसाइल स्ट्रेस कॉलम में कभी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि नो टेंशन कंडीशन से ही ये कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। कभी भी जनरेट नहीं होगा, इतना बात आप समझिए। तो अब कोर एंड कर्नल यदि हम ड्रॉ करना चाहे, अब ऐसे ही सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, सो देखिए सिमिलरली एक बात और भी याद रखें, सिमिलरली यदि लोड को है ना डियर, सिमिलरली में जरा समझिए आप, यदि लोड को आपको जरूरी है क्या है ना, ये आपका y एक्सिस है और दिस इज योर x एक्सिस। अब लोड यदि आपका y एक्सिस पे कहीं पे भी लगे और यहाँ से यहाँ का ये क्या होगा, e होगा। इस कंडीशन में E का वैल्यू भी आएगा डिराइव होकर के। अब चीज़ों को देखेंगे, नो टेंशन कंडीशन लेंगे। अब इस कंडीशन में यहाँ I y नहीं I x फाइंड होगा, और उस कंडीशन में सिमिलरली हम चलेंगे जब लोड यहाँ पे लगेगा y एक्सिस पे, इसमें x एक्सिस पे E डिस्टेंस पे लगा था, तो E का आएगा आपका d/6 आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये दोनों, अब ये दोनों वाला वैल्यू से एक कोर एंड कर्नल जो प्यारा सा है वो यहाँ से इजीली ड्रॉ होगा। तो कोर और कर्नल देखिए कौन सा रीजन या कैसे ड्रॉ होगा जरा समझिए। देखिए बड़ा सा डायग्राम थोड़ा बनाते हैं, ये आपका हो गया है ना, इधर हम मिटा ही देते हैं, जब सारी चीजें तो आप लिख ही चुके हैं, ये सब भी आप लिख चुके हैं। देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ क्या है, तो ये आपका सेंटर हो गया है ना, ये x है आपका, और ये क्या है अभी आप देखे थे ना, ये आपका y और y है डियर, ये मान लीजिए हम 0 मान लें, ठीक है। तो अब b/6 और d/6 का मतलब क्या समझ में आ रहा है, b/6 और d/6 का मीनिंग हुआ, यहां से देखिए आपको इसको 3 पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए, इसीलिए इसका नाम था मिडिल थर्ड रूल। इसको 3 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, b/3 देखिए ये पूरा b है ना, ये पूरा b है, तो कितना होगा b/3 और तीनों b/3 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, b बनेगा ना, b बनेगा। तो b/3 इधर हुआ आपका बचा, और एक आपका हो गया, सपोज कीजिए यहाँ तक b/3 और यहाँ तक आपका एक अलग b/3 हुआ और ये b/3 बचा। देखिए तो ये जो वैल्यू बचेगा ऑब्वियस है b/3 ऐसे ही d/3 इस तरह से होगा। यहाँ पे एक रीजन बनेगा,
एक इस तरीके से रीजन बनेगा, इसी रीजन को बोलेंगे कोर एंड कर्नल। अब इसका जो वैल्यू यहाँ से यहाँ होगा एक्चुअली में ये होगा b/6, यहाँ से यहाँ जो ये वाला वैल्यू होगा ये होगा b/6 डियर। अरे तभी तो डियर b/6 प्लस b/6 ये पूरा जो वैल्यू होगा, ये पूरा वैल्यू जो होगा, देखिए यहाँ से यहाँ ये वैल्यू हुआ आपका b/3, इसीलिए क्वार्टर मिडिल थर्ड रूल। ये कितना हुआ, ये भी b/3 हुआ, और यहाँ से ये लास्ट में बचेगा ये भी कितना होगा, b/3 होगा। सिमिलरली इधर से भी यदि आप चलेंगे तो ये यहाँ से यहाँ जो वैल्यू होगा ये आपका d/3 होगा, ये भी आपका d/3 होगा, एंड जो बचा हुआ ये पार्ट हुआ ना, ये भी आपका क्या होगा, d/3 होगा। ठीक है, तो इधर से देखिए b/6 और इधर से यदि आप देखेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा d/6 और ये वाला जो वैल्यू होगा ये होगा d/6 होगा डियर। तो ये जो रीजन देखिए, इसको ये वाला जो रीजन जिसको रेड से जो आपको दिख रहा है, दिस इज कोर एंड कर्नल, दिस इज कोर एंड कर्नल, इसी को बोला जाता है कोर, या कोर एंड नहीं, कोर या उसी का नाम है दो, कोर या कर्नल, कोर या कर्नल उसी को बोलेंगे। ये वैसा रीजन है कोर और कर्नल जहां पे नो टेंशन होगा, यानी कि बीम में इस रीजन में कहीं भी आप लगाएंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोड लगाएं, ये क्रॉस सेक्शन है डियर, ये क्रॉस सेक्शन है, इसको हम ऐसे कर देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ क्या था, यहाँ से यहाँ डी भी है ना, ये डायमेंशन क्या था, डी है। अब इसको यदि हम, ये क्रॉस सेक्शन एक्चुअली में ये कॉलम के ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर में कॉलम तो पूरा लंबा सा है, क्रॉस सेक्शन है उसका, मान लीजिए हम यहाँ पे लगा दें, यानी कि सेंटर से b/6 पे लोड लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर से d/6 वाई एक्सिस पे लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी हम लगा सकते हैं, देखिए इधर जो इस तरह दिख रहा है ना, एक रोम्बस टाइप का, हम कहीं भी लगाएंगे इस रीजन के अंदर या फिर इसके बॉर्डर तक, तो उस कंडीशन में आपका, वैसी कंडीशन में कॉलम में कभी भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा बॉटम के पास, ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। तो कॉलम का फेल्योर होने का चांसेस बहुत ही मिनिमम होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इन केस ऑफ कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस, इन केस ऑफ कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। कोर और कर्नल किसको कहते हैं, कौन रीजन को, वैसा रीजन जहां पे आप लोड को अप्लाई करें, उस रीजन के अंदर लोड को आप अप्लाई करें तो कॉलम में जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस न हो, तो उस रीजन को कोर एंड कर्नल कहते हैं। कोर एंड कर्नल इज दैट रीजन वेयर नो टेंशन कंडीशन अकर, वेयर नो टेंशन कंडीशन अकर, या विद इन द कोर एंड कर्नल रीजन नो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूसेस। ठीक है, कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होता है। उम्मीद है कि ये आपका मिडिल थर्ड रूल ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं और देखते हैं मिडिल क्वार्टर रूल फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा डियर तो जरूर लाइक करेंगे, चैनल पे आप नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलें, अब दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। सो डियर थैंक यू फॉर वॉचिंग।